अच्छा, आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप के हवाले से। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के अगर ग्रुप के हवाले से आपसे बात करूं, हमने पीरियड्स के हवाले से पूरी पढ़ाई कर ली है, यानी पीरियोडिक टेबल को हॉरिजॉन्टली कैसे देखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उससे क्या फवाइद होते हैं, क्या चीजें पता चलती हैं, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब हम पीरियोडिक टेबल को जब वर्टिकली स्टडी करेंगे तो वर्टिकली कैसे स्टडी करेंगे, वर्टिकली क्या मैनर होते हैं, क्या चीजें होती हैं, क्या बातें पता चलती हैं हमें वर्टिकली पढ़ने से, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, वैसे अगर सवाल मुझसे ये हो, कोई अक्सर बच्चे पूछ भी लेते हैं कि सर पीरियोडिक टेबल को पढ़ा कैसे जाता है, हॉरिजॉन्टली के वर्टिकली, आप तो दोनों बता रहे हैं, लेकिन जनरली कैसे पढ़ा जाता है? बेटा देखो, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हो या किस तरह की इंफॉर्मेशन सामने वाले को देना चाहते हो। जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन आप उसको देना चाहते हो या आप हासिल करना चाहते हो, आप पीरियोडिक टेबल को उसी तरह से स्टडी करते हो। इसको फिक्स नहीं किया जा सकता कि वर्टिकली पढ़ना है या हॉरिजॉन्टली पढ़ना है, इस बात को फिक्स नहीं कर सकते, ना हम कभी कर सकते हैं, ना हमने कभी किया है। तो इसलिए आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे पढ़ रहे हैं तो क्या बातें होंगी और ऐसे पढ़ रहे हैं तो क्या बातें होंगी। तो हमने हॉरिजॉन्टली देख लिया, अब हम वर्टिकली चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रुप्स की, तो वर्टिकल कॉलम्स पीरियोडिक टेबल के जो होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स जो पीरियोडिक टेबल के होते हैं बेटा, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ग्रुप। वर्टिकल कॉलम जो पीरियोडिक टेबल के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ग्रुप कहा जाता है। अच्छा, ग्रुप के फर्दर दो सब डिविजन हैं, ये आपको मैं बता चुका हूं। सब ग्रुप्स यानी कि ग्रुप के मजीद जो डिविजन है हमारे पास, एक होते हैं सब ग्रुप ए और फिर होते हैं सब ग्रुप बी। ये दो हमारे पास डिविजन हैं ग्रुप के। अच्छा, सब ग्रुप ए के अंदर कौन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और सब ग्रुप ए में पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। सब ग्रुप अगर बी की बात करें बेटा, तो इसके अंदर टी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। हमारा जो कोर्स है, उस कोर्स में जो आगे चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में हमने एस ब्लॉक को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, चैप्टर 4 में एस एफ पी ब्लॉक को, और चैप्टर 5 में डी ब्लॉक को डिस्कस किया हुआ है। तो हमने इन ब्लॉक्स के बारे में फर्दर हमें आगे भी पढ़ना है। मोस्टली जो हम आपने 9 में जो स्टडी किया था, वो आपने एस ब्लॉक को पी ब्लॉक को किया था। अगर 9 क्लास को मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, तो उसमें आपने एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के, यानी कि ग्रुप 1 ए से लेके ग्रुप 8 ए तक जितने भी एलिमेंट्स थे, उनको आपने इंडिविजुअली हर ग्रुप को पढ़ा था। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो है कि यहाँ पर हम इंडिविजुअली हर ग्रुप को पढ़ेंगे। अच्छा, बी फैमिली के जो ग्रुप्स हैं, उनको हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। अगेन, उनको हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, उनको हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। फिर आपको एक अलग सवाल की तरफ लेकर जाऊंगा, टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो इसके बाद आएगा। तो जब अगर आपका पीरियड और ग्रुप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आपके लिए वो चीज समझना पढ़ना मुश्किल नहीं होगी। यहां तक की बात का अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर मैं आपको आगे लेकर चलूं और आगे की बातें समझाऊं। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा ग्रुप 1A। ग्रुप 1A में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, ये 6 एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, इस ग्रुप का एक नाम होता है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स इनको कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इनको लाइट मेटल्स कहा जाता है। अच्छा, वो बात जो एक पॉइंट आपको मैंने शुरू में बताया था कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ वन शेल, वो भी यहाँ अप्लाई होता है। सही है, वो पॉइंट मैं अगर बोलो तो लिख देता हूं। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ वन शेल। एक शेल के बढ़ जाने से जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते चले जाते हैं, वैसे वैसे शेल की तादाद, एटम के साइज में इजाफा होता चला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम एक बात और आपको बता दूं कि इन एलिमेंट्स को हम यूनिवैलेंट एलिमेंट कहते हैं। यूनिवैलेंट का मतलब पता है? यूनिवैलेंट का मतलब पता है? लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। इसके बाद ग्रुप नंबर 2 है हमारे पास। अच्छा, ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल्स, ये क्या चीजें? देखो, अल्कली मेटल्स वो मेटल होते हैं जो वाटर सोल्यूबल बेसिस बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इन मेटल को मैं पानी में ऐड करूंगा तो दे विल फॉर्म बेस। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं Na को पानी में ऐड करूं तो इट विल प्रोड्यूस NaOH विद हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन बड़ा खतरनाक होता है, कराने की कोशिश मत करना कभी, सही है। इसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का मतलब ये है कि अल्कली लाइक, अल्कलाइन का मतलब होता है अल्कली लाइक, यानी कि अल्कली मेटल जैसे होते हैं, अल्कली मेटल्स नहीं होते। यानी कि इनको भी अगर मैं पानी में ऐड करूंगा तो दे आल्सो प्रोड्यूस बेसिस, बट देयर बेसिस आर नॉट वाटर सोल्यूबल। इनकी बेसिस वाटर सोल्यूबल नहीं होती। अच्छा, वाटर सोल्यूबल नहीं होती या मतलब बिल्कुल सॉल्व नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती सर, या थोड़ी बहुत का मामला है? तो बेटा मैं ये बता दूं कि कुछ अमाउंट इनकी डिसॉल्व हो जाती है, बहुत माइन्यूट सी, बट मेजॉरिटी जो है वो ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, इसलिए इनको अल्कली लाइक कहा जाता है, बट दे आर नॉट अल्कली मेटल। अच्छा, अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अर्थ की क्रस्ट है हमारी, अर्थ की क्रस्ट के बारे में आप जानते हैं कि जमीन की मुख्तलिफ तह हैं, अगर जमीन के नीचे जाएं तो जो अर्थ की क्रस्ट है, तो ये मेटल सबसे ज्यादा अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, और अर्थ की क्रस्ट को बनाने में इन मेटल्स का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ये भी अल्कली मेटल की तरह बेटा लाइट मेटल्स होते हैं, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ लिख रहा हूँ, ये भी लाइट मेटल्स होते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट, हर ग्रुप में आप एक जैसा लिख सकते हैं, यानी कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ वन शेल। ये हर ग्रुप में आप लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा हर ग्रुप में होता है। इन एलिमेंट्स को हम डाईवैलेंट एलिमेंट कहते हैं। ये डाईवैलेंट एलिमेंट होते हैं। डाईवैलेंट एलिमेंट का क्या मतलब होगा बेटा? लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। वेरी गुड। अच्छा, ये s ऑर्बिटल को कंप्लीट करते हैं। इनके जो आखिरी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है वो s ऑर्बिटल होता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अगर इसमें मजीद कोई सवाल नहीं है तो मैं आगे चल सकता हूं। बेटा कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम ग्रुप 3 की तरफ। ग्रुप 3A
ग्रुप 3A हमारे पास, ग्रुप 3A में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो अच्छा, इसके अंदर पहला पॉइंट तो आप यही लिख लेना कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ वन शेल। ठीक है ना। अच्छा, ये सारे एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट होती है इन तमाम एलिमेंट्स की, नेचुरली ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। अच्छा, उसके अलावा इनकी वैलेंसी क्या होती है? उसके अलावा इनकी वैलेंसी होती है बेटा टेट्रावैलेंट एलिमेंट, सॉरी ट्राईवैलेंट एलिमेंट। अच्छा, ट्राईवैलेंट का क्या मतलब होगा? आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वेरी गुड। अच्छा, दे एक्ट एज लिविस एसिड, दे एक्ट एज लिविस एसिड। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने लिविस कॉन्सेप्ट मैंने रिपीट किया था, थोड़ा सा मुझे याद है, चैप्टर 7 में लिविस कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास वहां आया था। तो लिविस कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि लिविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। लिविस एसिड होता है और लिविस बेस होती है। तो लिविस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ठीक है, और बेस जो होती है लिविस बेस, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है। तो दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि ग्रुप 3 के जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं अनस्टेबल होने की वजह से। सही है। अच्छा, इसमें अगर मैं मजीद थोड़ी सी और बात बताऊं आप लोगों को, तो बोरॉन जो होता है, बोरॉन इसमें मेटालॉइड होता है और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। सही है। कोई सवाल इसमें? नो सर। ठीक है, अब आते हैं हम ग्रुप 4 की तरफ। ग्रुप नंबर 4A। अच्छा, ग्रुप नंबर 4A के अंदर भी जो ज्यादातर मटेरियल होता है, कौन कौन सा एलिमेंट है पहले ये तो देख लें। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन जो है वो टिन है और पीबी जो है वो लेड है। टिन का लैटिन नेम होता है स्टेनम, उससे इसका सिंबल लिया गया है एसएन। और लेड का लैटिन नेम होता है प्लम्बम, उससे इसका सिंबल लिया गया है पीबी। ठीक है। अच्छा, ये तमाम एलिमेंट्स भी बेटा सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, इन तमाम सब्सटेंसेस की भी स्टेट सॉलिड होती है। अच्छा, ये जो ग्रुप है ये क्या होता है? ये टेट्रावेलेंट होता है। अच्छा, व्हाट इज टेट्रावेलेंट? टेट्रावेलेंट का क्या लास्ट मतलब शेल होगा में बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके अलावा दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करें तो कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, एनएम लिख दिया मैंने। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं, यहाँ पे एरो इस तरीके से बनाता हूँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटालॉइड होते हैं और टिन और लेड जो है वो मेटल्स होते हैं। इन दो ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट मेटल्स होते हैं। इसमें बोरॉन मेटालॉइड है, बाकी सब मेटल्स हैं। 4 में कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटालॉइड्स हैं और टिन और लेड मेटल्स हैं। अच्छा, मेटालॉइड क्या होता है? मेटालॉइड वो सब्सटेंस होता है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकता हो। ठीक है, कर सकता हो और हो करने में फर्क होता है। तो कोई सवाल अभी तक? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर ले लिया। ओके। अच्छा, अब मैं आप लोगों को जरा पीरियोडिक टेबल दिखाकर ग्रुप से मुतारिफ करवा दूं। स्क्रीन शेयर होने लगे, मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो होने लगे तो मुझे बताइएगा। जी सर। शो हो रही है? जी। ठीक है, जरा ये देखो, ये आ गया आपका पहला ग्रुप। वर्टिकली पढ़ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। देखो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे शेल की तादाद बढ़ती चली जाएगी। इसमें कितने शेल हैं? 2। पीरियड नंबर इसका क्या है? 2, तो इसमें 2 शेल है। नीचे आओगे तो इसका पीरियड नंबर क्या है? 3, तो इसमें 3 शेल है। नीचे आओगे तो इसका पीरियड नंबर क्या है? 4, इसका मतलब इसमें 4 शेल है। नीचे आओगे तो इसका पीरियड नंबर क्या है? 5, इसका मतलब इसमें 5 शेल है। नीचे आओगे इसका पीरियड नंबर क्या है? 6, इसका मतलब इसमें 6 शेल है। नीचे आओगे इसका पीरियड नंबर क्या है? 7, इसका मतलब इसमें 7 शेल है। अब आ जाओ ग्रुप 2 पर, तो देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। फिर आ जाओ ग्रुप 3A पर, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब कोई बोले कि सर आपने ये नहीं बताया, निहोनियम नहीं बताया आपने। क्यों नहीं बताया सर निहोनियम? बेटा निहोनियम इसलिए नहीं बताया है आप लोगों को, उसकी वजह ये कि ये अनकन्फर्म एलिमेंट है। ये मैंने कल भी आप लोगों को शायद बताया था, मुझे याद है कि यहाँ कॉपरनियम से लेकर कॉपरनीशियम से लेकर ऑग्नेसन तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अनकन्फर्म है। मतलब अभी तक हमें ये कंफर्म, मतलब एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, प्रॉपर वे में इसके हवाले से हमें नॉलेज नहीं है। तो जब तक हमें इनके बारे में पूरी तरह से मुकम्मल जानकारी नहीं मिलती, हम इनको ग्रुप्स में शुमार नहीं करते। ठीक है, इसलिए इस वाले एलिमेंट को शामिल नहीं किया जाता, बस थैलियम तक देखा जाता है। अब आ जाओ ग्रुप 4 पर, तो देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसमें देखो फ्लेरोवियम को भी मैंने ऐड नहीं किया, क्यों? अगेन वही बात है कि ये जो फ्लेरोवियम है ये अनकंफर्म एलिमेंट है। ये जब कंफर्म हो जाएगा तब हम शामिल करेंगे, जब तक कंफर्म नहीं होता हम इसको शामिल नहीं कर सकते। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? कोई सवाल अभी तक? नो सर। नो सर। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ, आगे चलेंगे हम। अच्छा, ग्रुप 5, ग्रुप 5 से नाइट्रोजन फैमिली हमारे पास कहलाता है। और इसके जो एलिमेंट्स हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन, ओ सॉरी बिस्मुथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो एंटीमनी, में इसका नाम ले रहा था और मैंने सिंबल लिखा है SB। इसका लैटिन नेम होता है बेटा स्टेबियम। एंटीमनी का लैटिन नेम होता है स्टेबियम, उससे इसका सिंबल लिया गया है SB। ठीक है। अच्छा, इन एलिमेंट्स में से नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये नॉन मेटल्स होते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल्स हैं। टिन, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो मेटलॉइड्स हैं। बिस्मुथ जो है वो मेटल है। सही है। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर कितने होंगे ये, मतलब ये इनकी जो अच्छा इसमें नाइट्रोजन जो है वो गैस है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड्स हैं, अदर्स आर सॉलिड। ठीक है। अच्छा, इसकी वो क्या होगी, वैलेंसी क्या होगी? जैसे ट्राइवेलेंट वगैरह आप बता रहे थे, तो इसमें क्या बताएंगे आप? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट, वेरी गुड। ये पेंटावेलेंट एलिमेंट है या फिर ये ट्राइवेलेंट एलिमेंट? या पेंटावेलेंट होगा या ट्राइवेलेंट होगा। अच्छा, अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात हो गई कि सर ये क्या बात हुई, पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट? बेटा अगर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद की बात करें तो ये पेंटावेलेंट है, लेकिन ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि ये स्टेबल होगा तो ये ट्राइवेलेंट है। आखिरी शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबल हो सकता है। तो दोनों सूरतों में हमने बात की है।
तो सर अभी तक आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे, मतलब पहले दूसरे तीसरे ग्रुप में आपने ऐसा क्यों नहीं किया? बेटा पहले दूसरे तीसरे ग्रुप का मतलब ये कि उनके जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है ना, वो लाजमी तौर पर वो लूज ही करते हैं, वो कभी गेन नहीं करते, वो लूज ही करते। दैट्स व्हाई उनके लिए सिर्फ एक ही बात लिखी है, यूनिवैलेंट, डाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट। अच्छा सर कार्बन 4 के लिए आपने क्यों नहीं किया? बेटा 4 बीच में होता है, यानी कि या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों ही सूरतों में वो टेट्रावैलेंट रहेगा, इसलिए मैंने उसमें भी 2 नाम नहीं लिखे। हाँ 5, 6 और 7 में ये मसला आता है कि अगर आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो वो पेंटावैलेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर गेन करने की बात कर रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, यानी कि ट्राइवैलेंट अगर वो एलिमेंट को अपने साथ जोड़ेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। ये बात मेरी समझ में आई? कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है। अच्छा ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये लिविस बेस की तरह काम करते हैं। लिविस बेस की तरह क्यों काम करते हैं? ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके अंदर लोन पेयर अवेलेबल होता है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है वो लिविस बेस होती है, अभी आपको समझाया भी था मैंने, फिर बता देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन होता है। अब ये जो नाइट्रोजन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा होते हैं, अगर कोई H पॉजिटिव आता है तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उठाकर उसको देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। इन सब में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद होता है, पेयर मौजूद होता है, तो ये आसानी से किसी को भी डोनेट कर देते हैं। दैट इज व्हाई दे एक्ट एज बेस, इसलिए इनको बेस कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात? कोई सवाल है तो पूछ लें। कोई सवाल बेटा? नो सर। ठीक है। तुम लोग नींद में हो क्या? मतलब ऐसा लग रहा है इसमें सो रहे हो तुम लोग, जैसे मुझे नींद आने लगती है। फायद शरीफाबाद कैंपस की फर्स्ट ईयर की ऐसी क्लास है जिसमें मुझे नींद नहीं आती है। मतलब वो बच्चे आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ऐसे कर रहे होते हैं कि मतलब मजा आता है उनको पढ़ाने में। बाकी तुम लोग सबके सब सुस्तो। वाटर पम्प की भी वाटर पम्प की भी फर्स्ट ईयर की क्लास इस मामले में बेहतर है। वाटर सेकेंड ईयर की क्लास में भी यही मसला है, सब सुन, यहाँ पर भी यही हाल है। एक का जवाब आता रहता है, वही सबको बेचारा कवर करता रहता है कि हाँ भाई चलो हम ही बोल दे रहे हैं, बाकी सब उसी के आसरे पे जिंदा है। ग्रुप 7 में भाई कौन कौन से 6 में एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन, सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अब इन एलिमेंट्स में अगर मैं बताऊं तो सल्फर और ऑक्सीजन नॉन मेटल्स होते हैं, सेलेनियम और टेलुरियम ये दोनों मेटलॉइड्स होते हैं, पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव मेटल, ये मेटल होता है। अब अगर इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन गैस है, बाकी सब सॉलिड्स हैं। अच्छा नेचुरली सॉलिड है, अगर आप चाहें तो इनको लिक्विड या दूसरे स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो हर एलिमेंट की जो भी मैं स्टेट बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो उस एलिमेंट की नेचुरल स्टेट आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन ये हो गया, इस एलिमेंट को हम हेक्सावेलेंट कहेंगे या फिर डाइवेलेंट भी कहा जा सकता है। हेक्सावेलेंट कब कहा जाता है? हेक्सावेलेंट तब कहा जाता है जब हम ये बता रहे हो कि इस एलिमेंट के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आखिरी शेल में, और कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तब क्या बताते हैं? तो हम ये बताते हैं कि ये डाइवेलेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल होने के लिए एलिमेंट के आखिरी शेल के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? आखिरी गेन करने के लिए इनके आखिरी शेल में स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के आखिरी शेल में मौजूद हैं तो दे विल बी स्टेबल। अच्छा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि अगर इनका किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ये
उस कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा पावर से खींचते हैं और दे ऑल बिकम पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो तरह की बॉन्डिंग होती थी, याद कर लो, एक पोलर एक नॉन पोलर। तो पोलर में एक पार्शियल पॉजिटिव होता था, एक पार्शियल नेगेटिव होता था। तो जो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव वाला चक्कर है, उसमें ये होता था कि जो एलिमेंट शेयर्ड पेयर को ज्यादा पावर से खींच रहा है वो पार्शियल नेगेटिव है, जो कम पावर से खींच रहा है वो पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये ज्यादा पावर से खींच लेते हैं तो दे आर पार्शियल नेगेटिव एलिमेंट। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप। अच्छा, ग्रुप 6 में किसी को कोई सवाल अगर है तो वो पूछ सकता है। बेटा ग्रुप 6 में अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। नहीं सर। ठीक है। अच्छा, ग्रुप 7 जो है हमारे पास वो बड़ा मशहूर है, आप सब जानते हैं, हेलोजन। इसका नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, एटी। ठीक है। अच्छा, इसमें से ये चारों के चारों नॉन मेटल्स होते हैं और एस्टेटीन जो है वो मेटलॉइड होता है। सही है। अच्छा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होती हैं, ब्रोमीन इसके अलावा एक डैश ही डाल देता हूं, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है। इसके अलावा आयोडीन और एस्टेटीन जो है वो सॉलिड है। अच्छा, एस्टेटीन जो है ना ये एटी, ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव मेटालॉइड है। इसके अलावा अगर इनकी वैलेंसी की बात करें तो व्हाट विल यू से, इसको कहेंगे आप हेप्टावेलेंट और यूनिवेलेंट। हेप्टावेलेंट किस सूरत में कहेंगे? हेप्टावेलेंट उस सूरत में कहेंगे जब आप इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बता रहे हो? 7 इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हो। और यूनिवेलेंट तब बताएंगे जब आप ये बता रहे हो कि कितने इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है स्टेबल होने के लिए। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इनके आखिरी शेल को ये स्टेबल हो जाएंगे। अच्छा, इनको हम हेलोजेंस कहते हैं और हेलोजेंस का मतलब होता है सी सॉल्ट फॉर्मर। हेलोजेंस का मतलब होता है सी सॉल्ट फॉर्मर। समंदर का जो नमक होता है वो इन एलिमेंट्स के साथ जब अल्कली मेटल्स मिलते हैं तो अल्कली मेटल और हेलोजेंस के मिलने के नतीजे में जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो सारे सॉल्ट जो है वो समंदर में पाए जाते हैं, इसलिए इनको सी सॉल्ट फॉर्मर कहा जाता है। हेलो का मतलब होता है सी सॉल्ट और जिन का मतलब होता है, जिन जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिनन, जिसका मतलब होता है फॉर्मर या प्रोड्यूसर। तो ये सी सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं और ये पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इनके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में यही होते हैं। ठीक है। और अगर कोई ये पूछे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो याद रखना मेरी बात, कौन होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 होती है। ये सारी बातें जो छोटे छोटे से चुटकुले बता रहा हूँ ना, ये एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ। अगर साथ में सारी चीजें ध्यान से सुन रहे हो, नोट कर रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से तुम लोग को एमसीक्यूज की तैयारी या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी। कोई सवाल है ग्रुप 7 के हवाले से तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, ग्रुप 8 में आते हैं। अच्छा, ग्रुप 8 जो है इसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये सारे के सारे नॉन मेटेलिक गैसेस हैं। ये सारे एलिमेंट नॉन मेटेलिक, सारी की सारी नॉन मेटेलिक गैसेस होती हैं ये। ठीक है। और इन एलिमेंट्स को हम केमिकली इनर्ट कहते हैं। केमिकली इनर्ट कहने की वजह ये है कि इनके आखिरी शेल कंप्लीट होते हैं, तो दे डू नॉट वांट टू मेक बॉन्ड। ये केमिकल रिएक्शन नहीं करते, ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाना चाहते। ठीक है, ड्यू टू दिस। अच्छा, इसी वजह से दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी दे हैव, इनके अंदर लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इनके अंदर लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है
ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, तकरीबन जीरो के बराबर होती है और बहुत ही हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है। अच्छा, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन हासिल करने की चाहत, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने की चाहत। तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन हासिल करने की चाहत जो है वो बहुत कम होती है, और हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है कि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और इतनी ज्यादा एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने अंदर से निकालते नहीं है। क्लियर हो गई मेरी बात? कोई सवाल तो नहीं है? No, sir. ठीक है, एक काम कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल दिखा दूं। स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर, ले लिया। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। ठीक है, ग्रुप 5 से स्टार्ट किया है हमने। ये रहा ग्रुप 5, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ये जो मैक्नोवियम है इसको हम काउंट सॉरी मॉस्कोवियम है इसको हम काउंट नहीं करते। आगे आ जाए, ग्रुप 6 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये जो लिवरमोरियम है इसको भी हम काउंट नहीं करते। फिर आ जाओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये जो टेनोसियन है इसको भी हम काउंट नहीं करते। टेरिसीन है इसको भी हम काउंट नहीं करते। फिर आ जाओ आखिर में हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये आखिरी ग्रुप हो गया इसका। अच्छा, आखिरी जो ग्रुप है ना ये वाला, इसका एक और नाम होता है, इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो का मतलब ये है कि दे हैव जीरो वैलेंसी, यानी कि इनको वैलेंसी तो होती है, मतलब ये है कहने का कि इनके अंदर चाहत नहीं है ना इलेक्ट्रॉन देने की ना इलेक्ट्रॉन लेने की। दैट्स व्हाई इनको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। और जो ये आखिरी मेंबर आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये हम काउंट नहीं करते अगेन। सही है? कोई सवाल इस हवाले से अगर है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही।